गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बफर सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कॉमन आयन इफेक्ट तक बात कर ली थी। उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों को बफर सॉल्यूशन समझना है और ये बफर सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हम लोग बफर सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप एक चीज समझ लो, ये एक तरीके का ऐसे जादुई सॉल्यूशन है ना। अब जादुई सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जादुई सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम एक सॉल्यूशन लें और हम वो सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन, ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो बफर सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें एसिड या बेस, है ना, अगर हम उसमें एसिड या बेस को ऐड कर देते हैं तो फिर वो पीएच को चेंज नहीं होने देता, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इन टेक्निकल लैंग्वेज, रेजिस्ट इन पीएच वैल्यू। अगर वो सॉल्यूशंस पीएच वैल्यू को रेजिस्ट करता है, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो बफर सॉल्यूशन है। अगर बफर सॉल्यूशंस के एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन ब्लड एक बफर सॉल्यूशंस का बेटर एग्जांपल है, जिसका अपना पीएच वैल्यू 7.35 से लेके 7.45 के बीच में वर्क करता है। तो देखो, अगर हम लोग बफर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो बेसिकली बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन आपका एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज ना हो बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? द सॉल्यूशन दैट resist the change in pH value. The solution that resists the change in pH value upon addition of a small amount of strong acid or base, or when solution is diluted is called बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन तो क्या बोला मैंने? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिलाएं और उसका पीएच चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। हाँ, अब दूसरी बात क्या है? अगर हम बहुत ज्यादा एसिड और बेस मिला दें तो फिर सिंपल सी बात है, उसका पीएच चेंज हो जाएगा और फिर हम उस बफर सॉल्यूशंस को इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं कर सकते। आई मीन फिर वो बफर सॉल्यूशन की कैटेगरी को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस अगर ऐड कर देते हैं और उसका पीएच चेंज नहीं होता है, उस सॉल्यूशंस का पीएच चेंज ना हो, वो पीएच की वैल्यू को रेजिस्ट करे, इसका मतलब है वो सॉल्यूशन क्या है? एक बफर सॉल्यूशन है। और बफर सॉल्यूशंस का सबसे बेटर एग्जांपल ब्लड है। क्या है? ब्लड। मींस हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ने एक बहुत ही मैजिकल सॉल्यूशंस को दिखाया, जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। ब्लड आपका एक बफर सॉल्यूशंस का बहुत ही अच्छा कंपोनेंट एग्जांपल है। और अगर हम लोग इसके पीएच की बात करते हैं तो इसका जो पीएच रेंज होता है वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होता है। मींस अगर किसी तरह ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाए या 7.45 से ज्यादा हो जाए तो समझ लो गेम ओवर, है ना, फिर सब कुछ गड़बड़। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड है वो बफर सॉल्यूशंस को शो करता है, जिसका अपना पीएच 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होता है। होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, बड़ा पाव खा लेते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स हम लोग खाते रहते हैं, तो होता क्या है, जो ब्लड है वो उसके पीएच को, मींस ब्लड ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से मेंटेन है कि ब्लड का जो पीएच है वो पीएच चेंज नहीं होता है।
तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच रेंज 7.35 से लेके 7.45 के बीच में काम करता है। एक तो ये बात हो गई। अब वो कुछ कंपोनेंट्स भी है, मींस कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और वो उसके पीएच को चेंज नहीं होने देते। तो अब एक चीज और समझ लो, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, मींस अगर हमने लिखा H2CO3 और NaHCO3, ये दोनों ही कंपोनेंट ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से उनके पीएच में चेंजिंग नहीं होती। आई मीन इन कंपोनेंट्स की वजह से पीएच चेंज नहीं होता। तो सिंपल सी बात, बस आपको ये समझना है कि आपका जो ब्लड है वो बफर सॉल्यूशन का एक अच्छा एग्जांपल है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इस एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस पर भी पीएच की वैल्यू को रेजिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशंस को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम लोग बफर सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो देखो मैं यहाँ नोट कर देता हूं कि जो बफर सॉल्यूशन है, तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक हम लोग जानते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन, और दूसरा आपका आता है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। तो जो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन है, ये मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन फिर से दो तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें एक आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है और नेक्स्ट आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। अभी एसिडिक बफर और बेसिक बफर क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन या मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो सिंपल बफर सॉल्यूशन, तो सिंपल बफर सॉल्यूशंस क्या होता है? सिंपल बफर सॉल्यूशंस का मतलब है एक ऐसा सॉल्ट जिसमें वीक एसिड और वीक बेस हो, मींस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन H2O, NH2O। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को सिंपल बफर सॉल्यूशंस कहते हैं और इसका भी पीएच चेंज नहीं होता एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। मींस अगर ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशंस में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस का ऐड कर दें, उस केस में इसका पीएच चेंज नहीं होगा। अगर पीएच चेंज नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं उसका वो क्या है, एक सिंपल बफर सॉल्यूशन है। अब हमें इस सिंपल बफर सॉल्यूशंस का कुछ एग्जांपल की बात करनी है। देखो जरा हमने क्या लिखा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया CH3COONH4। ये आपका एक ऐसा सॉल्ट है जिसके पैरेंट्स वीक एसिड और वीक बेस को से बनते हैं। नेक्स्ट HCOONH4, ये जो कंपाउंड है इसके भी पेरेंट्स क्या है, वीक एसिड और वीक बेस। तो ये बेसिकली क्या है, सॉल्ट है और इसको जब हम लोग H2 में मिक्स करते हैं तो जो भी सॉल्यूशन बनता है उसका पीएच चेंज नहीं होता बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो अब ये तो बात हुई सिंपल बफर सॉल्यूशंस क्या होता है। तो समझ लो कि जब एक सॉल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना हो और उसको हम लोग जब H2O में डिसॉल्व करते हैं तो फिर जो सॉल्यूशंस बनता है वो सॉल्यूशंस एक सिंपल बफर सॉल्यूशंस की कैटेगरी को शो करता है। अगर हम उसमें स्मॉल एसिड या बेस को ऐड कर दें तब भी उसके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड सिंपल बफर सॉल्यूशन। अब इसके पीएच में फर्क कैसे नहीं पड़ता, मींस हमें पढ़ना है एक्शन। क्या पढ़ना है, एक्शन, कि अगर हम लोग उसमें एसिड या बेस को ऐड कराएंगे तो उसका पीएच चेंज कैसे नहीं होगा। एक्शन ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन। देखो जरा अब हमें बफर सॉल्यूशंस का एक्शन पढ़ना है कि किस तरीके से वो पीएच को चेंज नहीं होने देता। देखो जरा हमने क्या किया, एक समझ लो, ठीक है। हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर को और इस कंटेनर में ये सिंपल बफर सॉल्यूशन रख दिया। ये हमारे पास मान लो सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन में क्या है, CH3CONH4 है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो CH3COONH4 है, अगर ये डिसोसिएट होगा
तो कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 प्लस। तो अब ये जो CH3COOH है ये किधर से आया, CH3COOH अगर डिसोसिएट होगा तो CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस बनाएगा, या जो NH4 प्लस है ये NH4 प्लस किधर से आएगा, NH4OH से, मींस NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो देखो जरा, हम लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है, वीक बेस, और ये आपका क्या है, वीक एसिड। इसका मतलब है इन दोनों से जो भी सॉल्ट बना वो ये है, और ये आपका क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। अब ये किस तरीके से सिंपल वेपर सॉल्यूशंस को शो करेगा हमें वो समझना है। तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास ये जो कंपाउंड था, ये जो सॉल्ट था, ये कैसे डिसोसिएट हुआ, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 प्लस। जब हमने इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपने आयंस में कुछ इस तरीके से डिसॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से वेपर सॉल्यूशंस को शो करता है। देखो जरा, हमने क्या किया, अब हमने इसमें एक एसिड डाल दिया। एसिड का मतलब है हमने एक H+ आयन इसमें डाल दिया। एसिड डालेंगे तो एसिड तो H+ आयन को शो करता है, तो हमने क्या किया, इसमें H+ आयन डाल दिया। तो जब हम इसमें H+ आयन डालेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, H+ आयन की प्रेजेंस में यहाँ पर H+ का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, ये जो CH3CO नेगेटिव है, ये CH3CO नेगेटिव इस H+ के साथ कंबाइंड हो गया, और जब उस H+ के साथ कंबाइंड हुआ, CH3CO नेगेटिव किसके साथ कंबाइंड हो गया, इस H+ के साथ, तो फाइनली इसने सॉल्यूशंस को CH3COOH में कन्वर्ट कर दिया। आई मीन हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने H+ डाला उसने क्या किया, उसको कंज्यूम कर लिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब दूसरा एक्शन, अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें OH माइनस डाल दिया। तो देखो, जब हमने पहले इसमें H+ डाला तो क्या हुआ, CH3CO नेगेटिव ने इस H+ को अपने में कंज्यूम किया और pH चेंज नहीं होने दिया, आई मीन pH को मेंटेन रखा बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। सेम केस जब हम इसमें OH माइनस डालेंगे तो ये जो NH4 प्लस होगा, ये जो NH4 प्लस है, ये NH4 प्लस ने इस OH माइनस को अपने में कंज्यूम कर लिया और इसने क्या बना दिया, NH4OH। ठीक है, तो कुल मिला के एडिशन ऑफ OH माइनस पर NH4 प्लस ने उस OH को अपने में कंज्यूम कर लिया। फाइनली क्या हुआ, सॉल्यूशन में न तो H+ की वैल्यू बढ़ी और ना ही OH की माइनस की वैल्यू बढ़ी, और इन दोनों ने सॉल्यूशंस के pH को मेंटेन रखा। तो जब सॉल्यूशंस का pH मेंटेन रहा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका pH इंक्रीज नहीं हुआ, और अगर pH इंक्रीज नहीं हुआ बाय द एडिशन ऑफ H+ और OH माइनस, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लोग इसके एक्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि अगर इसका pH कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। तो आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड और वीक बेस के हाइड्रोलिसिस को कैलकुलेट करके उसका pH कैलकुलेट किया था, है ना। तो अब चलिए यहाँ पर भी प्रोसीजर पूरा हाइड्रोलिसिस का हो रहा है, तो उस केस में अगर हमें इसका pH कैलकुलेट करना हो तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि pH इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। ये कब काम करेगा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल बफर सॉल्यूशंस का pH हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये बात थी किसकी, सिंपल बफर सॉल्यूशंस की। अब हम लोगों को इसके बाद डिस्कस करना है मिक्स बफर सॉल्यूशन। अब मिक्स बफर सॉल्यूशंस क्या होता है वो भी समझ लो। अब हम लोगों को डिस्कस करना है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। यहां पर लिख देता हूं मैं, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। और हम लोग जानते हैं कि मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस के दो पार्ट हैं। कौन से, पहला आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन। और इनके भी हम लोग pH की बात करेंगे।
हाँ, पीएच की बात से मेरे को एक चीज याद आई, समझ लो। अच्छा एक चीज बताओ, पीएच क्या है? पीएच है क्या? बेसिकली हम लोग इतनी देर से काफी टाइम से पीएच पीएच पढ़ते चले आ रहे हैं। तो पीएच क्या है? पीएच बेसिकली किसी भी सॉल्यूशंस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करने का एक प्रोसीजर है, जिसको हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो पीएच के बेस पर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये जस्ट पॉइंट है। लेकिन अभी चीज ध्यान से समझना, ये एप्लीकेशन आई मीन सॉल्यूशंस का जो नेचर है वो तो हम लोग लिटमस पेपर के द्वारा भी बता सकते थे कि नहीं? हम लोग जानते हैं कि दो लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डिप कराएं और वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? एसिड होगा। सेम केस, अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया और उस रेड लिटमस पेपर को हम किसी सॉल्यूशन में डिप कराते हैं और अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो बताओ, रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर के द्वारा हम लोग सॉल्यूशंस के नेचर के बारे में डिफाइन कर पा रहे थे, तो फिर इस पीएच स्केल की जरूरत क्या पड़ी? हम क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं पीएच पे? अब देखो पॉइंट क्या है। पीएच के द्वारा, समझो ध्यान से, पीएच के द्वारा हम एसिड और बेस के भी कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। मींस ओनली नेचर ऑफ एसिडिक और बेसिक पॉइंट्स we can define by the litmus paper, but on the basis of pH scale we can define the category of acid or base, means strong acid, weak base, strong base, moderate acid, moderate base। कहने का मतलब ये हुआ कि लिटमस पेपर से हम लोग केवल ये बता सकते थे कि जो सॉल्यूशन है वो या तो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन पीएच स्केल के द्वारा हम लोग ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशंस बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिडिक है कि वीक एसिडिक है, या स्ट्रॉन्ग बेसिक है या वीक बेसिक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। जैसे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कोई एक सॉल्यूशन है जिसका अपना पीएच 1.3 आया, ऐसे मान के चल रहा है, अगर 1.3 आया तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यही पॉइंट अगर 5.6 होता, अगर किसी सॉल्यूशंस का जो पीएच है वो 5.6 निकलता, तो हम लोग क्या कह देंगे कि वो वीक एसिड है। तो इस तरीके से हम लोग उनके रेंज को पर बेस होके उनके कैटेगरी को डिफाइन कर पाए। तो यही रीजन है तो हमें पीएच को डिफाइन करना पड़ा। तो अब देखो, फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक्शन किस तरीके से काम करता है, हमें वो भी समझना है। तो देखो जरा, एसिडिक बफर सॉल्यूशंस की हम लोग बात करेंगे। एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता क्या है? बेसिकली अगर कोई एक वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का कोई सॉल्ट है, अगर कोई वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का कोई सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब यहां पर समझ लो, वीक एसिड और सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी को ही डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी सॉल्ट बनता है उसमें एक कंपोनेंट्स का स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग नेचर है। तो उस कंडीशंस पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई वीक एसिड किसी सॉल्ट के साथ कंबाइंड होता है, तो उस केस में वो अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशंस को डिफाइन करेगा, तो उसमें अगर हम लोग एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो उसका पीएच चेंज नहीं होता। बेसिकली उसी सॉल्यूशन को तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोला गया है। तो सॉल्ट अब कौन सा होगा वो भी समझ लो। सॉल्ट आपका होगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया जो कि एसिडिक बफर सॉल्यूशंस को शो करेगा। कैसे? हमने मान लिया, ले लिया वीक एसिड आपका क्या होगा, सपोज CH3COOH, ये आपका वीक एसिड है, और हमने एक सॉल्ट ले लिया CH3COONA। ये दोनों ही कंपोनेंट आपके क्या बनाते हैं? एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। और अगर हम इसके सॉल्ट की बात करें, देखो जरा ये सॉल्ट कैसे बना है। सॉल्ट में क्या बोला गया? वीक एसिड। कौन सा वाला? जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में यूज हो रहा है। तो अगर हमने क्या किया, CH3
COH, देखो वीक एसिड वही था, और इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ऐड कर दिया, मींस NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा CH3COO Na प्लस H2O, ये Na इसको रिप्लेस कर गया ना। तो देखो ये सॉल्ट यहाँ पर यूज किया गया, तभी बोला गया जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है, वीक एसिड ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो समझ लो ये आपका एक एग्जांपल है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। ऐसे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, अगर हमारे पास हम मान लो इनको एक कंटेनर में ले लें और उसमें एसिड और बेस को हम लोग मिक्स करना शुरू करें, जब एसिड और बेस को मिक्स करना शुरू करेंगे तो उसके पीएच में चेंजिंग नहीं होगी, दैट इज एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो हमें बस यही समझना है कि एसिड और बेस को ऐड करने पर वो क्यों पीएच को चेंज नहीं करता, कैसे वो अपने पीएच को मेंटेन रखता है, यही हम लोगों को एक्शन में देखना है। तो देखो बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक ऑफ बफर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, ध्यान समझना, हमने एक कंटेनर लिया और हम लोग जानते हैं इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। और ये एसिडिक बफर सॉल्यूशंस किस तरीके से काम करता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कौन से, CH3COOH और CH3COONA। हम लोग ये जानते हैं कि CH3COONA जब डिसोसिएट होगा तो वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, मींस आयोनाइज होगा किसमें, CH3CO नेगेटिव में प्लस Na प्लस में। ये आपका एक कंटेनर हो गया कुछ इस तरीके से, ऐसे बना दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट कौन सा है, CH3COONA। और CH3COONA बेसिकली क्या है, एक वीक एसिड है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, CH3CO नेगेटिव बनाएगा प्लस H प्लस बनाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग और बेस का कंसेप्ट हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं, तो इसको अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये समझ लो कि CH3COOH वीक एसिड है, और जब ये डिसोसिएट हुआ तो फिर वो अपने कंप्लीट आयंस को डिसोसिएट नहीं करता, पार्शियली को डिसोसिएट करता है, जिनका डिसोसिएशन फैक्टर बहुत ही कम होता है। तो हमने मान लिया CH3CO नेगेटिव और H+ में आप डिसोसिएट हो गए, बट ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन जो सॉल्ट होगा वो वन डायरेक्शनल, वो डिसोसिएट होने के बाद वापस रिवर्स नहीं हो सकता। अब देखो जरा पॉइंट, ये आपका क्या है, ये आपका है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में अगर हम लोग H+ डाल दें, एक्शन की बात कर रहे हैं, अब इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में अगर हम लोग H+ डाल देते हैं, आई मीन कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं, तो क्या होगा, वो जो H+ होगा वो H+ सॉल्ट में प्रेजेंट CH3CO नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। और जब वो CH3CO नेगेटिव के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो क्या बना लेगा, CH3COOH। तो उस केस में क्या सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, नहीं हुई। और अगर H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा, उसका पीएच चेंज नहीं होगा। इट मींस H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज ना होने की वजह से उसका पीएच फिक्स रहा, कांस्टेंट रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका एक बफर सॉल्यूशंस के जैसे बिहेव करता है। लेकिन अब सेकंड पॉइंट क्या है, हमने मान लो ठीक है H+ डाला और H+ को तो CH3CO नेगेटिव ने कंज्यूम कर लिया और CH3COH बना दिया, ठीक है, पीएच मेंटेन रहा, कोई भी चेंजिंग नहीं आई। लेकिन अगर हमारा मन नहीं भरा और हमने क्या किया, अब हमने इसमें OH- डाल दिया, समझना ध्यान से, अब हमने इसमें OH- डाल दिया। तो जब हम इसमें OH- डालेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, ये जो OH- है ये इस वीक एसिड से जो H+ रिलीज हो रहा है उसके साथ कंबाइंड होके H2O बना देगा। अगर H2 बना देगा तो सॉल्यूशन क्या डाइल्यूट हो गया। उस केस में अगर देखा जाए, क्या इस पूरे सॉल्यूशंस में OH- की प्रेजेंस ज्यादा हुई, नहीं। और अगर OH- की भी प्रेजेंस ज्यादा नहीं हुई तो क्या होगा, क्या उसके सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग होगी, नहीं होगी। उसके पीएच में कोई चेंजिंग होगी, नहीं होगी। तो अगर समझ लो फिर से, why the addition of small amount of strong acid or base, अगर पीएच चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉल्यूशन आपका क्या है,
एक बफर सॉल्यूशन है। तो अभी हमने आपको ये बताया कि अगर कोई एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा और हम उसमें एसिड या बेस मिला देते हैं तब भी उसके पीएच में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये क्या किया, एक एक्शन पॉइंट बताया कि वो किस तरीके से बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को मेंटेन करता है। अब बारी आती है इसके पीएच कैलकुलेशन की, समझना। अब आपके पास अगर कोई एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो आप उसका पीएच कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस बात को हमें समझना है। तो देखो बेटा क्या लिखा मैंने, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब हम लोगों को एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसी में एक इक्वेशन डेवलप होती है जो कि पीएच की फॉर्मूला शो किया जाता है। उस फॉर्मूले से मैं क्या है, एक कंप्लीटली इक्वेशन डेवलप होती है। तो उस इक्वेशंस को हम लोग हेंडरसन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे लिखा जाएगा, हेंडरसन इक्वेशन। तो देखो जरा कि पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, हेंडरसन इक्वेशंस क्या होता है, ये सारी बातें हमको समझनी। अब देखो कि जब हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आपने देखा कि हमें पीएच को कैलकुलेट करना है। और पीएच की कैलकुलेशन का मतलब क्या है, हमें H+ के कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब H+ के कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी एसिड प्रेजेंट है, समझना, H+ के कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो भी एसिड प्रेजेंट है उस एसिड की कंसंट्रेशन पर बेस होगा पीएच। तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया लेट वी हैव a weak acid HA। हमने मान लिया कि हमारे पास एक वीक एसिड है। कौन सा वीक एसिड है, HA वीक एसिड है। तो जब ये HA एसिड डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, H++ A-। चूंकि ये वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएट तो हो नहीं पाएगा, तो पार्शियली H+ और A- बनाएगा। आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, और अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा तो वहां पर कुछ न कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी काम कर रहा होगा। तो हमने मान लिया वहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, K होगा, मतलब एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और फिर हम लोग इसमें अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हमें इस एसिडिक बफर सॉल्यूशंस का पीएच निकालना है तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट एसिड के ऊपर डिपेंड करेगा उसका पीएच। तो हमने क्या किया, वही मान लिया HA, रिवर्स आयोनाइज किया तो H++ A- बनाया, और उसका जो कांस्टेंट हुआ वो क्या मान लिया, K। तो जब हम लोग इसका अप्लाइंग लॉ एक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, K इक्वल हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब हमें जरूरत किस चीज की है, अब हमें जरूरत किसकी है, H+ की। फाइनली H+ इक्वल टू Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय A-। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई मींस पीएच में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पीएच में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। हम ये बात लिख लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड। तो क्या होगा, माइनस लॉग H+ इक्वल टू लॉग, और बड़ा सब ब्रैकेट लेंगे और यहां पर लिख लेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A-। ये हमारे पास लॉग है हुआ। अब हम लोग जानते हैं माइनस के लॉग H+, माइनस का लॉग H+ क्या होता है, पीएच होता है। तो पीएच इक्वल टू, अब क्या आएगा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर इसको इस तरीके से लिख लो, देखो क्या है, अगर हम K को M मान लें और इस पूरे को N मान लें तो क्या बनेगा, लॉग माइनस लगेगा बेटा, क्योंकि बिकॉज माइनस लेना, माइनस लॉग। अब यहाँ पर M इंटू N तो क्या बनेगा, माइनस एक बार आप कॉमन भी ले सकते हैं या हम लोग डायरेक्टली इंक्लूड कर देंगे। तो क्या बनेगा, लॉग M इंटू N, इट मीन्स लॉग K माइनस अंदर जाएगा माइनस लॉग, और यहां पर होगा कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A-। तो ये हमारे पास क्या बना, अभी पीएच। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो जरा मैं रब कर देता हूं।
तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं pH इक्वल टू क्या बनेगा, pH इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस लॉग के क्या होता है, pK होता है, तो क्या लिख देंगे pKa माइनस, और यहां पर आ गया लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाई लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। अब देखो जरा, ये HA क्या है, ये HA तो एक एसिड है, आई मीन यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी, एसिड की होगी। सेम केस ये जो नेगेटिव A है, ये नेगेटिव आई मीन A नेगेटिव क्या है, ये बेसिकली सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की, जो pH को चेंज नहीं होने देता। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ pH इक्वल pKa माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये भी आपको pH कैलकुलेट करने का एक बेटर मेथड है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। यही आपकी एक इक्वेशन बनेगी, ये वाली, ये जो फॉर्मूला बना इसी को हम लोग हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पर, दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज known as Henderson equation। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशंस का pH निकाल सकते हैं। अब ये तो होगी एसिडिक बफर सॉल्यूशंस अगर है तो उसमें अगर सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन दिया है, उसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आई मीन डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया है और पूछा गया क्या है, pH है, तो उसका जनरली pH निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने आउटर से जब इसमें एसिड या बेस मिला देंगे तो फिर उसका pH क्या होगा, ये कैसे निकालोगे। मींस ये जो pH यूज किया गया ये कब, बिफोर एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। मैं यहाँ पर आई मीन रब करके लिख देता हूँ ये जो फॉर्मूला है ये कब यूज होगा, बिफोर एडिशन ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। तो क्या बात चल रही थी, बिफोर एडिशन ऑफ H प्लस आयन, जब हाइड्रोजन आयन को एसिडिक बफर सॉल्यूशन में ऐड नहीं किया जाता, आई मीन नॉर्मल एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात चल रही है, उस केस में अगर उस सॉल्यूशन का pH निकालना है तो हम लोग जानते हैं pH इक्वल टू क्या होगा, pK माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सेम केस, इसको डिफरेंट केस में ऐसा भी लिख सकते हैं, pH इक्वल pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये बात किसकी थी, बिफोर एडिशन ऑफ H प्लस आयन। अब जो कि क्या है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन में जब हम लोग H प्लस या OH माइनस ऐड कर देंगे तो उसका pH कैसे चेंज होगा, उस बात पर हमें देखना है। तो देखो, आफ्टर, मैं यहां लिख देता हूं, आफ्टर एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन। अब जब H प्लस और OH माइनस आयन को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, देखो एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में दो कंपोनेंट की बात करेंगे, CH3 COOH, ये आपका क्या हुआ, वीक एसिड, और इसका सॉल्ट क्या होगा, CH3 COONA। तो हमने मान लिया, यहां लिख लेते हैं, लेट द initial concentration of CH3 COOH इक्वल टू A मिलीमोल। ठीक है, सेम केस हमने मान लिया कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COONA क्या होगा, B मिलीमोल है, B मिलीमोल है।
तो अब क्या हो रहा है देखो, जब हम इस सॉल्ट की बात करते हैं तो ये सॉल्ट तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस। अब यही बात जो CH3CO नेगेटिव और Na प्लस बना रहा है, हमने क्या किया, इसमें आउटर से अगर H प्लस डाल देंगे, और जब H प्लस डाल देंगे तो बेसिकली क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, ये H प्लस सॉल्ट में प्रेजेंट CH3CO नेगेटिव के साथ क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा और फिर से क्या बना लेगा, CH3COOH। अब चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन क्या होगा, अनआयोनाइज है, जबकि ये क्या है, ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल है। तो ये जो CH3COOH है ये H प्लस के साथ कंबाइंड होकर वापस CH3COOH बना लेगा। तो अब अगर हम लोग देखें क्या H प्लस का यहाँ पर कंसंट्रेशन CH3COOH जब ज्वाइन होगा तो उस केस में क्या CH3COOH की कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट होगी। देखो जरा हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इनिशियल बेस पर ये आपका 1 मोल था, A मोल था। अब क्या किया गया, CH3COONA जो कि आयोनाइज हुआ CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस में, क्या देखा गया कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था 20 मिलीमोल। अब इसमें क्या डाल दिया गया, जो कि आयोनाइज है, क्या डाल दिया गया, अब इसमें H प्लस डाल दिया गया और हमने मान लिया कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, X मिलीमोल। यहां पर लिख देता हूं, H प्लस क्या है, X मिलीमोल। तो जब ये वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा, देखो जरा ध्यान से, अगर ये B है तो ये भी B होगा और ये भी B होगा। अब देखो क्या हुआ, CH3COO नेगेटिव जब H प्लस के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बना लेगा, CH3COOH। अब एक्चुअली CH3CO नेगेटिव का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, V, और H प्लस का कितना था, X। जब ये CH3COOH बना लेगा तो इनिशियल केस में CH3COOH कितना था, A मिलीमोल था, कितना, A। जब ये H प्लस CH3CO के साथ कंबाइंड होगा तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, A तो ऑलरेडी पहले से था, A ऑलरेडी क्या था, ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, इनिशियल, ऐसे समझ लो, ये आपका क्या है, इनिशियल का मतलब है जब टाइम इक्वल टू क्या लिया जाए, 0। जब टाइम इक्वल टू 0 लिया गया तो CH3COOH नेगेटिव का कंसंट्रेशन B है और CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना है, A। लेकिन जब टाइम t के बाद मींस आफ्टर टाइम t इसकी कंसंट्रेशन में क्या होगी, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, कितनी, B माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि H क्या है, X मोल है, तो इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो गया, B माइनस एक्स, जबकि CH3COOH का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A प्लस एक्स। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए एट टाइम t पर CH3CO नेगेटिव का कंसंट्रेशन हुआ B माइनस एक्स और CH3COOH का कंसंट्रेशन हुआ A प्लस एक्स। तो इस सिचुएशन पर अगर हम लोग इसका pH निकालते हैं, हमने लिखा नाउ pH। अब pH क्या निकलेगा, अब pH इसका निकलेगा pH इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, pK माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, pK माइनस लॉग। अब यहां पर एसिड कौन सा है, CH3COOH, तो CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना हुआ, A प्लस एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग A प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये देखो ध्यान से, क्या था, CH3COOH था, जब ये डिसोसिएट हुआ तो CH3CO नेगेटिव प्लस Na बनाया, तो ये जो X हुआ वो इसी के साथ तो ज्वाइन होगा, और जब इसके साथ ज्वाइन होगा तो ये डिसोसिएशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। तो कितनी कमी हो गई, जितना X को रिक्वायर है, तो कितना बनेगा, B माइनस एक्स। फाइनली A प्लस एक्स और सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, B माइनस एक्स। ये वैल्यू आपका कितना आया, pH। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन मिला दिया जाए तो उसका pH इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट होगा। और X क्या है, X यहाँ पर
H प्लस का मिलीमोल्स है, जबकि A और B क्या है, A आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH है और B आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ acidic buffer solution but after addition of H plus ion. Same case if we will say why the different, if we will talk about addition of OH minus, then देखो जरा अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या हुआ, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया भाई, सेकंड पॉइंट में बोला गया कि अब हम लोग क्या करें, H प्लस ना डालें, H प्लस नहीं डालेंगे। अगर H प्लस नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे, फिर मान लेते हैं कि अब बेस डाल दिया गया, ठीक है। अब हमने OH माइनस ले लिया और अब बेस की बात की गई, तो जो OH माइनस होगा, अभी OH माइनस किस तरीके से बिहेव करेगा, तो जो ये CH3COOH है, देखो ध्यान से, ये जो CH3COOH है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो CH3 यहाँ लिखता हूँ, ये जो CH3COOH है, ये CH3COOH OH माइनस के साथ जब कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H2O। क्लियर। अब देखना जरा फिर से, जब टाइम 0 था, आई मीन इनिशियल कंडीशंस पर CH3COOH कितना था, A मोल था, और CH3CO नेगेटिव कितना था, B मोल था। जब इसमें आफ्टर टाइम T पर OH को ऐड कर दिया गया तो बेसिकली ये OH क्या करेगा, ये OH इसके साथ कंबाइंड होगा, और जब इसके साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, CH3CO नेगेटिव। तो एक्चुअली देखा जाए CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो कितनी इंक्रीज होगी, OH हमने कितना माना, X, तो क्या मान लिया B प्लस X, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A माइनस X। भाई OH जितना CH3COOH में से इसकी कंसंट्रेशन को कम कर पाएगा, उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी। तो एक्चुअली देखा जाए यहाँ पर अब कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH कितना हुआ, A माइनस X, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और मींस CH3CO नेगेटिव ये कितना हो गया, B प्लस X। ये कंसंट्रेशन किसकी है, ये कंसंट्रेशन आपकी है एसिड की, और ये कंसंट्रेशन आपकी किसकी है, बेस की। तो जब हम लोग इसका pH निकालेंगे, नाउ अब देखो, अब pH क्या होगा, तो pH इक्वल pKa माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या है, A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट क्या है, B प्लस एक्स। ये आपका बेस नहीं है, ये आपका सॉल्ट है, B प्लस एक्स। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, और इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, pH इक्वल pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले जो कैलकुलेट हुए वो कब कैलकुलेट हुए, आफ्टर एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन। तो इस बात को याद रखना, इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे एप्लीकेशन पढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलो देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमको डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में pH की रेंज की बात की गई है, और इन्होंने बोला कोई भी सॉल्यूशन बफर एक्शन कब शो करेगा, जब उसमें सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 से लेके 10 के बीच में होगी। अब इस बात का मतलब क्या, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं जरा इसको नोट करके लिखता हूं, ठीक है, नोट करके लिखो जरा। A solution can act as buffer only if the ratio of concentration of salt and acid maximum buffer action
अब मैक्सिमम बफर एक्शन का मतलब क्या है? मैक्सिमम बफर एक्शंस को तभी शो कर सकता है जब उसका कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का रेशियो 1 के बराबर हो। मींस हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम बफर एक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of salt and acid। तो जो मैक्सिमम बफर एक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अगर जो है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, मैंने लिख दिया इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रेशियो इज इक्वल टू यूनिटी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का रेशियो कैसा है? यूनिटी के बराबर है, तभी वो बफर सॉल्यूशन मैक्सिमम बफर एक्शन को शो कर सकता है। तो इस बात का मतलब ये है, मान लो हम लोग जानते हैं pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो अगर हम लोग इन दोनों का कंसेप्ट रेशियो कितना मान रहे हैं? 1, तो pKa प्लस लॉग 1/1 और लॉग 1/1 का वैल्यू लॉग 1 और लॉग 1 का वैल्यू 0। तो फाइनली जो pH है वो किसके बराबर हो गया? pKa। तो आप ये समझ लो कि pH का वैल्यू जब pKa के बराबर होगा तो उस टाइम वो सॉल्यूशन मैक्सिमम बफर एक्शन को शो करेगा। तो ये सारे पॉइंट अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किए वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोगों को इसका सेकेंड टर्म पढ़ना है, और सेकेंड टर्म क्या है? बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो जरा इसको नोट करो, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे जब हम लोगों ने एसिडिक बफर सॉल्यूशंस की बात की थी, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में कंसेप्ट क्या था? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेम केस जब हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स होगा, या हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट्स जो आपस में कंबाइंड होके बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, वहां पर ये आपका होगा वीक बेस प्लस सॉल्ट, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट। इस सॉल्यूशंस को हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पर सॉल्ट का टर्म क्या है? सॉल्ट का टर्म फिर से वही है, क्या? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपस में कंबाइंड होकर सॉल्ट बनाएंगे, वो सॉल्ट और वीक बेस कंबाइंड होकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसके एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, देख लो जरा, हमने एक एग्जांपल ले लिया NH4OH। NH4OH ये आपका क्या है? वीक बेस, और इसी वीक बेस का सॉल्ट क्या होगा? NH4Cl। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? एक बेसिक बफर सॉल्यूशन का। अब ये सॉल्ट कैसे है वो भी देख लो। यहाँ पर क्या लिखा है? NH4OH, सॉरी NH4Cl। तो ये NH4Cl कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, अगर हम लोग NH4OH को HCl के साथ ऐड करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? NH4Cl प्लस H2O बनाता है। तो यही तो सॉल्ट है, यही आपका सॉल्ट है। और इसी सॉल्ट के साथ जब हम लोग एक वीक बेस ऐड कर देते हैं तो फिर वो क्या बना लेता है? बेसिक बफर सॉल्यूशन बना लेता है। अब बेसिक बफर सॉल्यूशंस में जब हम लोग एसिडिक या बेसिक कोई भी टर्म्स यूज करते हैं तो वो किस तरीके से पीएच को मेंटेन करता है, अभी हम लोगों को इस बात पर डिस्कस करना है। तो देखो जरा हम लोग बात करेंगे एक्शन की, एक्शन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस की। अब किस तरीके से एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस बफर सॉल्यूशंस को इफेक्टेड करता है या नहीं करता है, एक्चुअली क्या करेगा नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि किस तरीके से H प्लस और OH माइनस बफर सॉल्यूशंस बेसिक बफर सॉल्यूशन में डालने पर भी उस सॉल्यूशंस के बफर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, उस बात को समझना है। देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोनों कंपोनेंट की। NH4OH है
तो ये NH4OH तो पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा NH4 प्लस OH माइनस। सेकेंड जो NH4Cl होगा, ये NH4Cl तो 100% डिसोसिएट होगा बिकॉज ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बनाएगा NH4 प्लस Cl माइनस। ये बात हुई। अब देखो जरा ध्यान से, अब बफर सॉल्यूशन किस तरीके से काम करेगा, ये हमने क्या बोला, ये आपका किसका एग्जांपल है, बेसिक बफर सॉल्यूशन का। तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस किस तरीके से पीएच को मेंटेन रखता है ये समझना है बाय द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, इसमें H+ आयन डाल दिया। तो जब हम इसमें H+ आयन को ऐड करेंगे तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये H+ आयन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट एसिडिक कैरेक्टर को अगर इंक्रीज कर देगा तो सिंपल सी बात है उसका पीएच चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जब हम इसमें ये H+ डालेंगे तो ये H+, समझना ध्यान से, ये H+ कंपाउंड में प्रेजेंट OH- के साथ, या हम लोग कह सकते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन में प्रेजेंट OH- के साथ कंबाइंड होके H2O बना देगा और उसको न्यूट्रल कर देगा। कुल मिला के सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ के आयन को H+ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं होने देगा। जब हम इस H+ के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये H+ इस OH- के साथ कंबाइंड होकर H2O बना लेगा। तो इसकी वजह से सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो पा रही है, और अगर H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी बात है उसका पीएच भी चेंज नहीं होगा। मींस इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, नो राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+, that is pH remains constant। ये तो आपका फर्स्ट टर्म हुआ। सेम अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एसिड की। तो जब हमने देखा कि अगर हम लोगों ने इसमें एसिड ऐड किया तो एसिड OH- के साथ ऐड हो गया और इसके पीएच के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर एसिडिक कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो पाई। तो बाय द एडिशन ऑफ H+ आयन बेसिक बफर सॉल्यूशंस में पीएच चेंज नहीं होता है, उसका पीएच कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। दूसरा पॉइंट, जब हम लोग क्या करेंगे इसमें OH- डाल देंगे। अब क्या डालेंगे हम, भाई बेस डाल रहे हैं। अब हमने बोला कि अभी एसिड के इफेक्ट से बाय द एडिशन ऑफ H+ आयन पीएच चेंज नहीं हुआ। अब अगर हम लोग इसमें OH- डालेंगे तो क्या पीएच चेंज होगा, लेकिन अगर ये बेसिक बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को डेवलप करता है तो OH- डालने पर भी पीएच चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, फिर से वही कंसेप्ट है, क्या वो तो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर जितने भी बफर सॉल्यूशन है बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस द पीएच वैल्यू विल नॉट बी चेंज। देखो जरा अब क्या हुआ, अगर जब हम इस OH- को यहाँ पर डालेंगे तो सॉल्ट के जो NH4+ हैं, ये सॉल्ट के NH4+ इस OH- के साथ कंबाइंड होके NH4OH बना लेंगे। तो अगर देखा जाए क्या इस OH- को ऐड करने पर सॉल्यूशंस के सॉल्यूशन में OH- की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इट मींस अगर OH- की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब भी हम उसका पीएच चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वही इन्होंने बोला, ये आपका क्या कंसेप्ट है, बेसिक बफर सॉल्यूशन का, और यही आपका एप्लीकेशन था, यही आपका एक एक्शन था, यही हम लोग कह सकते हैं इसका ये मैकेनिज्म है। तो एक चीज समझ लो कि अगर हमारे पास कोई भी बफर सॉल्यूशन हो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो या बेसिक बफर सॉल्यूशन हो, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एप्लीकेशन हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो चेंज पीएच को नहीं होने देता है। लेकिन हम इस एप्लीकेशन में बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और बेसिक बफर सॉल्यूशन में हमने आपको बताया कि जब हम H+ को इस सॉल्यूशन में एंटर कराते हैं तो ये H+ प्रेजेंस OH- के साथ कंबाइंड होके H2O बना लेता है। कुल मिला के उस सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को चेंज नहीं होने देता, वहां पर H+ की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पाती, और अगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पाएगी इसका मतलब है उसका पीएच चेंज नहीं होगा। सेम केस जब हमने इसमें OH- डाला तो ये OH सॉल्ट में प्रेजेंट NH4+ के साथ कंबाइंड होके NH4OH बना लेगा, और ये NH4OH बेसिकली एक वीक बेस है और इसका डिसोसिएशन तो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में OH- का
कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पाएगा, फाइनली हम उसके पीओएच के बारे में भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक और बेसिक को डाल दें, उस केस में उसकी पीएच में कोई चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, और इट्स अ टर्म ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अब फिर से अब हम लोगों को जब बेसिक बफर सॉल्यूशन में हम लोग पीएच निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बेसिकली क्या है, जब हम लोग पीएच की बात करते हैं तो वहां पर H+ की कंसंट्रेशन को फोकस किया जाता है। और एक्चुअली ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, ये वीक बेस है। अगर वीक बेस है तो फिर हम इसका पीएच नहीं पीओएच निकाल पाएंगे, बाद में हम उसको पीएच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं टू कैलकुलेट pH of basic buffer solution। अब बेसिक बफर सॉल्यूशंस का pH हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है देख लो, हमने मान लिया लेट अ weak base is BOH, ऐसे मान लिया कि कोई एक वीक बेस है जो BOH है, जैसे NH4OH। तो क्या होगा, जब ये BOH डिस्प्लेस होगा तो क्या बनाएगा, B++OH माइनस, और ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तो उस केस में इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, Kb होगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। और जब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम Kb इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। ये केस आया। तो फिर से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लेंगे, और देखो जरा, हम लोगों को POH निकालना है। क्या निकालना है, POH। तो जब लोग POH निकालेंगे तो इसके OH माइनस कंसंट्रेशन को कंसीडर करेंगे। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस इक्वल टू Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाई B पॉजिटिव, ये हुआ। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या लेंगे, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड। और जब हम लोग इसका नेगेटिव लॉग दोनों साइड लेंगे तो क्या होगा, हमने क्या लिखा, माइनस लॉग OH माइनस इक्वल टू माइनस लॉग, और यहां पर क्या आ जाएगा, Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस। आपका ये आया। अब देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं माइनस लॉग OH क्या होता है, POH। जैसे pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, वैसे ही POH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस। और अब हम इसमें क्या करेंगे, लॉग m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, माइनस लॉग Kb और प्लस माइनस माइनस लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस, ये आया। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस लॉग Kb क्या होता है, माइनस लॉग Kb हो जाएगा आपका PKb। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको रब करना। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, POH इक्वल, यहां पर आ जाएगा PKb माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस। तो ये आपका POH को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना। हाँ, अब एक चीज और समझ लो, यहां पर ये जो BOH है ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बेस है, और ये जो B प्लस है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और POH इक्वल PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पर माइनस है, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग इसके pH की बात करते हैं, नाउ pH इक्वल, हाँ एक चीज और, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, POH इक्वल PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, साइन चेंज किया ना इसलिए वो आपस में चेंज हो जाएंगे।
ये भी लिख सकते हैं। अब ये तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, पीओएच। अब इसके बाद क्या निकालना है, पीएच। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ पीएच इक्वल टू 14 माइनस के पीओएच। हम लोग जानते हैं पीएच प्लस के पीओएच इक्वल टू 14 होता है, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पीएच इक्वल 14 माइनस, और पीओएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, पीकेवी माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो इस फॉर्मूले से हम जो है किसी भी बेसिक बफर सॉल्यूशंस का पीएच और पीओएच निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका था पीओएच को कैलकुलेट करने का तरीका। अब आपको क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है कि जब हम लोग, समझना कि जब हम लोग इसमें आउटर से एसिड और बेस मिलाएंगे तो उस केस में उसका पीओएच और पीएच किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो एक चीज समझ लो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये कब यूज होगा, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा बिफोर एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। मैं यहां पर लिख देता हूं, हाँ? This formula is used to calculate pH before addition of H plus और OH माइनस आयन। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आयन नहीं ऐड किया, मींस जनरल हमने बोल दिया कि ये एक बेसिक वेपर सॉल्यूशन है, उसका pH निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ pKb एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो उस केस में डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट pH वैल्यू एंड pH वैल्यू। बट अगर हमने बोला कि जब हम उसमें H प्लस और OH माइनस डाल देंगे तो फिर फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा, तो उसमें कुछ चेंजिंग हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि एसिडिक वेपर सॉल्यूशन में वो x वैल्यू मान के यूज किया था, वैसे हमें इसमें यूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर हम लोग उसकी बात करते हैं। पॉइंट दे दिया एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन। ठीक है, ये हमने एक कंडीशंस ले ली कि जब हम उसमें H प्लस और OH माइनस ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा। अब एक्चुअली देखा जाए तो हमने दो कंपाउंडों की बात की थी। कौन से दो कंपाउंड्स की बात की थी, एक हमने बात किया था NH4OH की और दूसरे हमने बात की थी NH4Cl की। समझ रहे बेटा ध्यान से। अब हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया, हमने मान लिया ये आपके कितने मोल हैं, A मिलीमोल है। कब, इनिशियल कंडीशन पर जो NH4OH है वो A मिलीमोल है बेसिक वेपर सॉल्यूशन में, और जो NH4Cl है वो B मिलीमोल है। ठीक है, ये भी आपका इनिशियल ही है। अब क्या kरेंगे, जब हम इसमें H प्लस ऐड कर देंगे या जब हम लोग इसमें OH माइनस ऐड करेंगे, तो बारी बारी कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में एडिशन ऑफ H प्लस आयन, जब हम इसमें एडिशन ऑफ H प्लस आयन ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू X मिलीमोल। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि X मिलीमोल कंसंट्रेशन यूज किया जा रहा है। तो जब H प्लस यूज होगा तो H प्लस बेसिकली किस पर अप्लाई होगा, NH4OH पर, जैसे कि अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो जो NH4OH है, जब इसमें हम लोग H प्लस ऐड कर देंगे तो ये क्या बना लेगा, अब ये बनाएगा NH4 प्लस प्लस H2O। समझिए ध्यान से। तो इनिशियल कंडीशंस पर, समझो बेटा, इनिशियल कंडीशंस पर यहां पर लिख देता हूं, इनिशियल कंडीशन पर जो NH4OH है वो कितना है, A है, और NH4 प्लस क्या है, NH4 प्लस आपका बेसिकली क्या है, सॉल्ट है, तो B हो गया। अब हमने क्या लिखा, एट इक्विलिब्रियम मींस आफ्टर टाइम t, मैंने लिख दिया एट, यहां पर लिख लो जब टाइम इक्वल टू आपका 0 हो और आफ्टर सम टाइम जब H प्लस इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब H प्लस इसमें ऐड होगा बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन जितनी कमी होगी उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट हो जाएगी। तो अगर हम लोग देखें NH4OH का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था A, और NH4 प्लस का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था B, लेकिन जब इसमें H प्लस डाल दिया तो इस H प्लस ने NH4OH में प्रेजेंट OH के साथ कंबाइंड होके H2 बना लिया। तो बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कुछ कम हो गई। कितनी कम हो गई, A माइनस हो गई। A तो पहले से थी,
x कम होगी। बेसिकली ये h क्या है, h आपका x मिलीमोल है, तो इसके कंसंट्रेशन में कमी हो गई और इसके कंसंट्रेशन में उतनी इंक्रीजमेंट हो गई। तो अब हम लोग इसके pH की बात करेंगे। नाउ अब इसका pH क्या होगा, pH तो नहीं बेसिकली pOH क्या होगा, तो इसका pOH क्या होगा, pKb प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर सॉल्ट कौन सा है, ये सॉल्ट है और ये बेस है, तो अब pH क्या होगा, नाउ pOH इक्वल pKb प्लस log, और यहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, B प्लस x, और एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, A माइनस x। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके pH निकाल सकते हो। और अगर pH निकालना है तो फिर से क्या करेंगे, pH प्लस pOH इक्वल टू 14, तो pH इक्वल 14 माइनस pOH। बस इस फॉर्मूले से आप pH निकाल सकते हो, ये पूरी वैल्यू माइनस कर देंगे, इजीली यू कैन कैलकुलेट। ओके, तो इस फॉर्मूले में हमने देखा कि जब हमने H प्लस आयन डाला, मीन जब हमने एसिडिक डाला, अब हम लोग अगर बेसिक डाल दें, अब देखो बेसिक पॉइंट में क्या है, एडिशन ऑफ OH माइनस आयन, और जब OH माइनस आयन डालेंगे तो अब वो किस पर इफेक्ट डालेगा, वो आपका इफेक्ट डालेगा NH4Cl पर। जैसे कि हम लोग अभी पीछे देख ही चुके हैं, तो क्या होगा, जो NH4Cl होगा वो डिसोसिएट होता है कैसे, NH4 प्लस Cl माइनस पे। तो ये जो NH4 प्लस है, ये NH4 प्लस OH माइनस के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेगा, NH4OH। अब अगर इनिशियली देखा जाए NH4Cl कितना था, B मोल था, NH4Cl इनिशियल कंडीशन पर कितना था, इनिशियल कंडीशन पर NH4Cl आपका B मोल था। अगर ये B मोल है तो ये भी B मोल है। अब अगर हम OH की कंसंट्रेशन को X मान लें, तो एक चीज समझ लो, जब इनिशियल टर्म्स में बात चल रही है, आई मीन T इक्वल टू 0 पर, तो ये जो NH4 प्लस है, ये NH4 प्लस क्या है, B है, और NH4OH क्या है, A है। तो इसके कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ कमी होगी, कितनी कमी होगी, B माइनस एक्स, तो सिंपल सी बात है, इसका उतना इंक्रीज हो जाएगा, A प्लस एक्स। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे pOH। तो अब pOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pKb प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या बनेगा, pKb प्लस log सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, B माइनस एक्स, और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, A प्लस एक्स। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब एक्चुअली जब pOH की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर pKb होता है, जब pH की बात करते हैं यहाँ पर pKa होता है। यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया, pOH इक्वल टू लिख दिया pKa, तो pKa नहीं आएगा, pKb आएगा। इस बात को आप याद रखना, क्या आएगा, pKb। ठीक है, बाकी सबको सेम है, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों फॉर्मूले के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशंस का pOH और pH कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी हम लोग 4 फॉर्मूले की बात कर चुके हैं, सॉरी 4 नहीं 5 फॉर्मूले की बात कर चुके हैं। कैसे, 2 फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए एसिडिक बफर सॉल्यूशन पर, 2 फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए बेसिक बफर सॉल्यूशन पर, और एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल सॉल्यूशन पर, सिंपल बफर सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, चीजें बहुत ईजी है। हाँ, अगर एक बार दिमाग में कंसेप्ट क्लिक हो गया तो आपको तुरंत आ जाएगा। तो अगर समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को वापस देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन आना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रेंज। किसका रेंज निकालना है, पहले हम लोगों ने किसका रेंज निकाला था, pH का। तो अब हमें किसका रेंज निकालना है,
OH का, है ना। मींस हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिक बफर सॉल्यूशन में pH का रेंज क्या होगा, तो बेसिकली वो किस पर डिपेंड करेगा, pKb पर। तो देखो जरा हम लोग यहाँ लिख लेंगे रेंज ऑफ तो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे pH रेंज। अब ये रेंज डिपेंड किस पे करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ, किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एस बेस पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और बेस पर। तो फिर से अगर इसकी कंसंट्रेशन का रेंज 0.1 से लेके 10 के बीच में है या 0.1 और 10 के रेशियो पर है, उस केस में हम उसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अगर हमने सॉल्ट कितना मान लिया, हमने सॉल्ट माना NH4Cl और बेस क्या माना NH4OH। अगर ये 1 और 10 के रेशियो पर है, पर अब जो pOH का वैल्यू होगा, वो pOH का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर जो pOH होगा वो किसके बराबर होगा, pKb + 1 के। अगर हम रेशियो बदल दें, मान लो यहाँ पर 10:1 का रेशियो है, तो अब pOH किसके बराबर हो जाएगा, pKb - 1 के। ये तो सिंपल है। तो नाउ अब जो pOH होगा वो क्या होगा, जो pOH रेंज pKb + -1। तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसके रेंज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर pH निकालना है तो 14 से माइनस कर देंगे, सिंपल इजी है। तो इस तरीके से हम लोग इसके रेंज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंडीशन। कौन सी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन, मैक्सिमम बफर एक्शन। मैक्सिमम बफर एक्शन में जब हम लोग कंडीशंस की बात करते हैं तो कौन से पॉइंट्स की बात करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग रेशियो की बात करते हैं। किसकी, रेशियो की। तो जब हम लोग यहाँ पर बेसिक बफर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो जो रेशियो होगा वो किसके बीच में होगा, सॉल्ट और बेस के बीच में। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बेस और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का रेशियो कितना है, 1:1 है। कितना है, 1:1। मतलब अगर बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन यूनिटी के बराबर है, तो उस केस में हम लोग pOH निकाल सकते हैं। तो देखो नाउ pOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग जानते हैं pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग 1/1। फाइनली pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग 1 का वैल्यू 0 प्लस लॉग 1, तो हम लोग लिख सकते हैं pOH इक्वल टू pKb। तो इस तरीके से हम लोग उसका मैक्सिमम बफर एक्सेस को भी निकाल सकते हैं। और अगर pH की बात की जाए, नाउ pH हम लिख देंगे यहाँ पर, इफ pH प्लस pH इक्वल टू 14, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस pOH। फाइनली 14 माइनस pKb। तो इस तरीके से हम उसके मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कर सकते हैं। तो इस केस में हम उसके मैक्सिमम बफर एक्शन की भी बात। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अभी हम लोगों ने बफर सॉल्यूशंस देखा क्या होता है, उसके बाद हमने ये देखा कि बिलट एक बफर सॉल्यूशंस का बेटर एग्जांपल है, जिसका pH रेंज 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है और ये चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज हो जाए, सपोज अगर चेंज हो जाए, समझ लो हम लोगों की गेम ओवर। अब इस बेस पर बफर सॉल्यूशंस को 2 टाइप से डिवाइड किया गया, एक आपका सिंपल बफर सॉल्यूशन, एक आपका मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। और सिंपल बफर सॉल्यूशंस हम लोग जानते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस जब कंबाइंड होकर सॉल्ट बनाते हैं, और तो उसको हम लोग जो है जब सॉल्यूशंस बना देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, फिर जो सॉल्यूशन बनता है बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं मिक्स बफर सॉल्यूशन की, तो अगेन एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हम लोगों ने pH निकालना सीखा, बेसिक बफर सॉल्यूशन में हम लोगों ने pH निकालना सीखा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमने pH रेंज निकाला, बेसिक बफर सॉल्यूशन में हम लोगों ने pH रेंज निकाला और उसके बफर एक्शंस की भी बात की। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने इसके बफर एक्शन की बात की और बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने बफर एक्शन की बात की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे रिलेटेड एक तो न्यूमेरिकल करने और उसके बाद फिर बफर कैपेसिटी पढ़ना है, ठीक है, जो कि मेन पॉइंट है। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास,
यहां से लिखता हूं, ठीक है। Calculate the pH. Calculate the pH after the addition of 80 ml of 0.1 N NaOH, 100 ml of 0.1 N CH3COOH, ठीक है। और यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, मैं लिख देता हूं, गिवन दैट पीके किसका दिया है, CH3COOH का कितना दिया है, 4.74 बस। और हमें फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया। देखो जरा, एक चीज हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपको ये कंसीडर मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला कौन सा लगेगा, आई मीन ये बफर सॉल्यूशन कौन सा है। देखो जरा, दो कंपाउंड्स की बात की गई, यहाँ पर CH3COOH की बात की गई है और यहाँ पर NaOH की बात की गई है। तो हम लोग जानते हैं CH3COOH आपका क्या होता है, वीक एसिड। और अगर ये वीक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर कौन सा कंसीडर काम होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो क्या निकालना है, पीएच निकालना है, पीके दिया है 4.74, बहुत इजी है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट pH इक्वल टू pK प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो pH इक्वल pK क्या हो जाएगा, 4.74 प्लस log, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड चाहिए। तो एक चीज समझ लो, यहां पर एसिड क्या है, एसिड 0.1 एंड नॉर्मेलिटी दिया है और इसका वॉल्यूम भी दिया है कितना, 100। तो सबसे पहले तो इसकी कंसंट्रेशन निकाल, देखना बेटा, फॉर एसिड, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर एसिड कौन सा है, CH3COOH, CH3COOH एसिड है। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है कितनी, 0.1, और इसका वॉल्यूम भी गिवन है कितना, 100 ml। तो सबसे पहले आप इसके मोल्स निकाल दो, क्या निकाल दो, मोल्स। और हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 इन ml इनटू n फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इनके साथ। तो नॉर्मेलिटी कितना दिया है, नॉर्मेलिटी आपका दिया है 0.1, मोल आपको निकालना है, n फैक्टर आपका 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपका दिया 100, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर दो, तो अब मोल इक्वल टू कितना आ गया, मोल इक्वल टू आ गया 0.01। ये आपके मोल्स आए किसके, एसिड के, आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आ गया, 0.01 किसके मोल्स आए, CH3COOH के। लेकिन जब ये NaOH के साथ कंबाइंड होगा तब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी देखो, अभी ये इतना सॉल्व नहीं हुआ, आई मीन बस आपको ये इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, नोट कर लो फटाफट, मैं रब करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ, ये ऐसे लिख लेंगे, मोल्स ऑफ CH3COOH कितने हैं, 0.01। बेसिकली ये इनिशियल है, इनिशियल मोल्स दिए हैं, देखना बेटा ध्यान से। अब ये CH3COOH जब NaOH के साथ रिएक्ट होगा तब क्या करेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, मोल्स ऑफ CH3COOH निकाल दिया। अब आप दूसरे फैक्टर पर मोल्स ऑफ NaOH भी निकाल दो। मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, ये दोनों बातें हमें निकालनी पड़ेगी। तो मोल्स ऑफ NaOH देखो, NaOH की नॉर्मलिटी कितना दिया है, 0.1, समझ रहे हैं ना ध्यान से। और इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 80 ml। तो जब हम लोग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 इन ml, ये केस दिया है। तो नॉर्मलिटी कितना है, 0.1, मोल निकालना है, n फैक्टर एक दिया हुआ, एक दिया हुआ मतलब NaOH है तो n फैक्टर 1 होता है, मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर वॉल्यूम कितना है 80। सॉल्व करो जरा, तो मोल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.008। ये आपका मोल आ गया, ठीक है। किसके मोल आए, NaOH के, वो भी लिख लो,
0.008 ये आपका मोल आ गया। तो इसको भी रब कर देंगे। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें निकालनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि जब CH3COOH NaOH के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस H2 ये बनाए। अब देखना बेटा, इनिशियल कंडीशन पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 0.01 और NaOH की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.008। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसकी कंसंट्रेशन में इसकी कमी होगी। कितनी कमी होगी देख लो, एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू ज्यादा है ये कम, तो क्या करेंगे इससे ये माइनस कर दो तो 0. कितना बनेगा 002। ये कंसंट्रेशन किसका आया CH3OH का, और ये इसमें कंप्लीटली लेफ्ट हो जाएगा। जब ये इसमें कंप्लीटली लेफ्ट हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, एक्चुअली ये दोनों अभी क्या है 0 है, तो इसकी कंसंट्रेशन इसमें जितनी कंज्यूम होगी उतना ये बनाएगा, तो 0.008। तो अब ये सॉल्ट है और ये एसिड है, हमें जरूरत भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड की है। तो अगर देखा जाए कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH आई मीन एसिड कितना आया 0.002 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट CH3COONA कितना आ गया 0.008। बस इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और सॉल्व कर लो। देखो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA कितना है 0.008 और 0.002, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 2 4 जा 8। फाइनली pH इक्वल टू 4.74 प्लस log 4 ये आया। अब हम लोग फिर से जानते हैं pH इक्वल टू 4. अब log 4 का वैल्यू कितना होता है हमने आपको सिखाया, निकाल दो। log 4 का मतलब log 2 की पावर 2, फाइनली 2 log 2 और कितना हो जाएगा 2 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 तो 0.6020 ये आपका log 4 का वैल्यू आया। लिख दो जरा 0.6020। अब कैलकुलेट कर दो तो pH इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 4 7 6 13 5.342 दैट इज द फाइनल आंसर। मींस क्या हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई, बाकी सब कुछ इजी है। क्या है फिर से समझ लो, कैलकुलेशन ऑफ pH आफ्टर द एडिशन ऑफ 80 ml ऑफ 0.1 n NaOH टू 100 ml ऑफ 0.1 n CH3COOH। एक्चुअली क्या बोला गया है ये समझो पहले ध्यान से। इन्होंने बोला कि सॉल्यूशंस का pH बताइए, है ना, और वो सॉल्यूशंस कौन सा है, वो सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। इन्होंने बोला एक सॉल्यूशन है और इसमें दो कंपोनेंट हैं, कौन से, एक आपका ले लिया गया NaOH और दूसरा आपका ले लिया गया CH3COOH। इसका नॉर्मलिटी दिया है 0.1 n और इसका वॉल्यूम दिया है 80 ml। सेम केस यहां पर आपका क्या दिया हुआ है 0.1 नॉर्मलिटी दिया है और यहां पर क्या दिया है 100 ml आपका वॉल्यूम दिया है। और जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में कंबाइन होंगे, एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे तो ये वाला सॉल्ट बनाएंगे। फाइनली इट्स अ एग्जांपल ऑफ बेसिक एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बेस पर जब हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड तो निकाला जा सकता है डायरेक्टली, लेकिन क्या नहीं निकाला जा सकता सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट तो दिया ही नहीं है। तो इन दोनों को रिएक्ट करके पहले सॉल्ट बनाना है और सॉल्ट बनाने के बाद आफ्टर एडिंग ऑफ OH माइनस मींस आफ्टर इक्विलिब्रियम उनकी कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा वो आपको निकाल देना है एज अ रिएक्शन, और फिर आप उस दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, कैलकुलेट कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेके था। हाँ, अब दूसरा पॉइंट, एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मान लो यहाँ पर ये सब कुछ दिया होता और यहाँ पर किसी एक कंपोनेंट के वॉल्यूम को गायब कर दिया जाता, समझ लो ध्यान से, तो उस केस में हमसे पूछते वही वॉल्यूम बताओ कितना है, तो क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे? हाँ, उस रिस्पेक्ट में उनको pH की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जब pH की वैल्यू दी है और दूसरा कुछ मिसिंग है तो हम लोग तो बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो है, यहाँ रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम ना होता तो हम लोग उसको इजीली
निकाल सकते थे। मैं बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसा देने वाला हूं जिसमें वॉल्यूम कवर नहीं किया गया, आई मीन पूछा गया। ठीक है, चलो देखो इसको मैं कर देता हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात की गई है। चलो तो हाँ बेटा सुनो, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है और ये न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं आंसर बता दूंगा बट सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है? बाकी नहीं आएगा तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे। वॉल्यूम ऑफ 0.m solution of acetic acid should be added to 100 ml of 0.2 m solution of sodium acetate. Sodium acetate present in a buffer solution. Buffer solution of pH is equal to 6. pK for acid, acetic acid कितना दिया है? 4.74। तो देखो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, मैं बस हिंट्स दे रहा हूं। पीछे वाले क्वेश्चंस के जैसा है, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन बस इसमें वॉल्यूम पूछा गया। तो देख लो pH दिया हुआ है 6, pK दिया हुआ है 4.74, एक एसिटिक एसिड है, दूसरा सोडियम एसीटेट है। आई मीन कंपाउंड कौन कौन से दिए हैं? CH3COOH और CH3COONA। इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में बात की गई। अब ये सॉल्ट है और ये एसिड है, तो फिर से एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम की बात की गई है, तो हम लोग फिर से लिख देंगे pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये बेसिकली कंसंट्रेशन है, तो वॉल्यूम आपको निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है, यहाँ पर 0.2 m दिया हुआ है कंसंट्रेशन, और इसका वॉल्यूम भी दिया है 100 ml। अब यहाँ पर 0.2 m कंसंट्रेशन दिया है और इसका वॉल्यूम नहीं दिया है। बस इट्स अ वेरी इजी, यू कैन कैलकुलेट। ओके, तो ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल देना। कंप्लीट बफर सॉल्यूशंस के बारे में बताया, जिसमें एसिडिक बफर, बेसिक बफर और उनकी क्लासिफिकेशंस की भी बात की। अब हम लोगों को एक कैपेसिटी क्या होता है, बफर कैपेसिटी, और इसको भी हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अभी क्या बताया, बफर कैपेसिटी क्या होता है। बेसिकली बफर कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशंस का पीएच 1 यूनिट इंक्रीज करना है बाय द एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस, तो उस कैपेसिटी को बफर कैपेसिटी बोलते हैं, और बफर कैपेसिटी को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की आई मीन डेफिनेशंस की बात करते हैं तो क्या बनेगा, द मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस must be added, the moles of H plus and OH minus ion that must be added 1 liter of buffer solution, 1 liter of buffer change solution its pH by 1 unit is called buffer capacity. It is represented by phi। तो अगर हम लोग बफर कैपेसिटी के फॉर्मूले की बात करते हैं, बफर कैपेसिटी फाई इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस डिवाइडेड बाय चेंज इन pH, चेंज इन pH। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ बफर कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी बफर सॉल्यूशंस का pH, समझना, किसी भी बफर सॉल्यूशंस का pH
अगर 1 यूनिट इंक्रीज करना है तो हम कितना उसमें H प्लस और OH माइनस ऐड कर दें, उस कैपेसिटी को क्या बोला गया, बफर कैपेसिटी। और बफर कैपेसिटी को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। तो ये आपका क्या था, डेफिनेशन था, कंसेप्ट था बफर कैपेसिटी का। बहुत इजी है, कोई इसमें बिग टास्क नहीं है। तो अब देखो इसका हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है बेटा। में हम लोग क्या करेंगे, द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन is 4.75, 0.101 moles of NaOH is to add 1 liter of its, the pH change to 4, calculate its बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी, ये क्वेश्चन है। अब देखो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पीएच चेंज निकाल दो सबसे पहले। पीएच चेंज कितना निकलेगा, 4.75 से पीएच कितना हो रहा है, 4.87। तो क्या करेंगे, 4.87 माइनस 4.75, जरा करो कैलकुलेट। 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, 4 में से 4 तो 0। आई मीन पीएच चेंज कितना है, 0.12। नेक्स्ट क्या है, 0.1 मोल्स ऑफ NaOH दिया है। मोल्स मींस नंबर ऑफ मोल्स, कितने दिए हैं, 0.01। हमें निकालना क्या है, नाउ बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब एक्चुअली ये बेस है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, OH माइनस के, डिवाइडेड बाय चेंज इन pH, चेंज इन pH। रख दो जरा वैल्यू, कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.01 और चेंज कितना है 0.12। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1/12। इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और वही उसका बफर कैपेसिटी होगा। तो देखो अभी हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया, समझ लो कंप्लीट मैंने बफर सॉल्यूशन पढ़ा दिया। और बफर सॉल्यूशंस में क्या क्या था, बफर सॉल्यूशन था, बफर सॉल्यूशंस के एक दो एग्जांपल थे, उनका यूटिलाइजेशन था, बफर सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस था, बफर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन था, और उस क्लासिफिकेशंस में उनकी एक्शन थी, मैकेनिज्म थी कि बाय द एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस हम लोग कैसे कैसे pH चेंज कर सकते हैं। और फिर उसका मैंने एक दो न्यूमेरिकल कराया, और उसके बाद अब मैंने आपको बफर कैपेसिटी बता दिया। तो ये बफर सॉल्यूशंस का कंप्लीट पैक था और वो मैंने आपको बता दिया। हाँ न्यूमेरिकल थोड़े से इसमें कम करवाए, बट डोंट वरी, न्यूमेरिकल आप मैंने सारा कंसेप्ट आपको बता दिया, मैं न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। लेकिन इस कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनो और समझो। अब इस चैप्टर का 2 टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक सॉल्युबिलिटी और दूसरा इंडिकेटर। तो सॉल्युबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिकेटर अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल पर ठीक है, लेकिन बोर्ड लेवल पर या अगर हम लोग बात करें सीईटी लेवल पर तो वहाँ पर इंडिकेटर का कोई खास यूज नहीं है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इस चैप्टर की 2 टॉपिक और पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी और इंडिकेटर। तो उम्मीद करते हैं, सॉल्युबिलिटी तो मैं कल ही डाल दूंगा, तो ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी के साथ। ओके बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, कॉपी कंप्लीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो हमको डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, बाय।